छूट। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता के महासंग्राम में हम मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का विश्लेषण तो कर ही रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन लोकसभा सीटों की जहां पहले चरण का मतदान होना है, जिसके बाद हम दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत आने वाली सीटों पर भी नजर डालेंगे। अभी तक हम शहडोल, बालाघाट, जबलपुर, सीधी और मंडला लोकसभा सीटों का समीकरण समझा चुके हैं और आज हम मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। छिंदवाड़ा सीट से अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कमलनाथ पुत्र यानी नकुलनाथ को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने नकुलनाथ के सामने नत्थन शाह को मैदान में उतारा है, उन पर दांव खेला है। तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से जुड़े समीकरणों को समझने के लिए देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का हम विश्लेषण करें इससे पहले हम आपको प्रदेश की 29 सीटों का समीकरण समझा रहे हैं, जो हम रोज आपसे बात करते हैं। 29 सीटों में से 26 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन 2015 में झाबुआ रतलाम सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली, जिसके बाद बीजेपी के पास अब 26 सीट रह गई हैं। तो ये 29 सीटों के बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें से अब कांग्रेस के खाते में 3 हैं और 26 हैं बीजेपी के खाते में। अब बात करते हैं कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की, जहां से सीएम कमलनाथ 9 बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके बेटे कांग्रेस की तरफ से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सीट पर 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रहलाद पटेल, कांग्रेस से कमलनाथ और बसपा के दलचंद्र के बीच सीधा मुकाबला देखा गया था, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा और कांग्रेस से कमलनाथ ने लगभग 63,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। तो जीत का अंतर 63,000 से ज्यादा मतों का था। 2009, जी हां, इस सीट पर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का कब्जा बरकरार ही रहा। 2009 में एक बार फिर कांग्रेस से कमलनाथ मैदान में थे, तो वहीं बीजेपी से चेहरा बदलते हुए मोरतराव सबसे पर भरोसा जताया गया, खपसे पर भरोसा जताया गया और अब बसपा ने नितिन कुमार को मौका दिया, लेकिन इस बार भी मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में रहा। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा सीट पर फिर कब्जा किया और बाजी मारते हुए कमलनाथ लगभग 1,21,000 वोटों से जीतते हुए नजर आए थे। इससे पहले का लोकसभा चुनाव यानी 2014 की तस्वीर जान लीजिए। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 2014 पर मोदी लहर के बावजूद जहां क्लीन स्वीप किया था मध्य प्रदेश में 27 सीटें ले गई थी बीजेपी, वहीं इस सीट को बचाने में कामयाब हुए कमलनाथ। वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीट बचाई थी, तो कमलनाथ ने यहां से सीट बचाई। साल 2014 में इस सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर कब्जा जमाया। कमलनाथ चुनावी रण में थे, तो बीजेपी ने फिर चेहरा बदलते हुए चौधरी चंद्रभान सिंह को मौका दिया था और बसपा से प्रदेशी हरताप शाह मैदान में थे, लेकिन इस सीट पर 2014 में मोदी लहर का बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला और कांग्रेस से कमलनाथ एक बार फिर 1,16,000 वोटों के अंतर से भारी मतों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए। और अब बात कर लेते हैं वर्तमान लोकसभा चुनाव की। तो इस बार छिंदवाड़ा सीट से सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ मैदान में हैं। नकुलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने नत्थन शाह को मैदान में उतारा है, जो जुनारदेव सीट से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार भी इस सीट पर बीजेपी की जीत मुश्किल लग रही है। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ के गढ़ में नत्थन शाह पर दांव लगाना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा। और अब बात बड़े चेहरों की करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पास मजबूत पकड़ वाले नेता हैं, जबकि बीजेपी के पास कुछ खास चेहरे नहीं हैं।
तो जो बीजेपी जीत, जिनको बीजेपी जीत दिला सके, बीजेपी के पास ऐसे बिग फेसेस तो नहीं है। छिंदवाड़ा की बात करें तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा खुद सीएम कमलनाथ आते हैं, जो लगातार 8 बार के सांसद रह चुके हैं, साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। जाहिर है अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो अपनी पूरी ताकत वो सीट को दे रहे हैं, कैसे भी करके ये सीट फतेह करवाना उनके और उनके बेटे के आगे भविष्य के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अगली सीट की, अगले चेहरे की, माफ कीजिए, अगर हम बात करें तो अगला बिग फेस यहां से खुद सीएम के बेटे नकुलनाथ हैं, जो प्रत्याशी हैं अब छिंदवाड़ा सीट से, जिनकी टक्कर होगी कांग्रेस के नत्थन शाह से। तो उनकी भी साख खुद भी दांव पर लग जाती है। युवाओं के बीच नकुलनाथ की मजबूत पकड़ मानी जाती है। थर्ड बिग फेस जिसे हम कह रहे हैं, कांग्रेस का तीसरा बड़ा चेहरा दीपक सक्सेना यहां से आते हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और हाल ही में सीएम कमलनाथ के लिए विधायक पद से इस्तीफा भी दिया है इन्होंने। तो जाहिर सी बात है सीएम के क्लोज है और ऐसे में उनके भी कंधों पर जिम्मेदारी है, बड़ा चेहरा है। अगला चेहरा जान लीजिए, तो बीजेपी का यह अगला बिग फेस आ जाता है। छिंदवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी के बड़े चेहरे चौधरी चंद्रभान सिंह खुद हैं, जो पहले हार चुके हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और अब हम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या पर नजर डालेंगे। यहां पर कुल 15,05,267 मतदाता हैं, जिनमें से 7,67,463 पुरुष मतदाता, 7,36,781 महिला मतदाता, जबकि थर्ड जेंडर कुल 23 यहां पर मतदाता हैं, जो इस सीट पर प्रत्याशी का भाग्य तय कर। छिंदवाड़ा क्षेत्र के मुद्दों पर नजर डाली जाए तो यहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा कम है, साथ ही उद्योगों की भी भारी कमी बताई जाती है। यहां पर ट्रेनिंग सेंटर होने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। यहां पर स्थानीय लोग रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। अब इस लोकसभा सीट का गणित भी समझ लेते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जाहिर सी बात है कमलनाथ का प्रभाव इस क्षेत्र पर है। महाकौशल, जहां से दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, खुद कमलनाथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सीएम भी हैं, तो ऐसे में तब भी उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी महाकौशल में अपनी साख बचाने की, जहां छिंदवाड़ा कम से कम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभाओं को जीत पाए, ये बड़ी बात है। हालांकि अभी एक सीट पर उपचुनाव होना है। इन समीकरणों से साफ है कि इस बार भी इस सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। तो इलेक्शन से जुड़ी, सत्ता के महासंग्राम से जुड़ी हर बात हमने आपको बताई, जो महासंग्राम में आपको जानना जरूरी हो जाता है। लेकिन डेप्थ स्टोरी इस सीट की क्या कहती है? छिंदवाड़ा में आज जहां कमलनाथ को लेकर बहुत ज्यादा ये क्षेत्र माना जाता है, एक मॉडल यहां छिंदवाड़ा का बताया जाता है, तो ये मॉडल कैसा है और ये मॉडल कितना नकुलनाथ के काम आने वाला है, ये भी समझ लेंगे। वहीं बीजेपी के नत्थन शाह, क्या वाकई प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने उन्हें उतारा है या फिर बलि का बकरा बनाया है, इसे भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ रुक करेंगे, जहां से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जो पॉलिटिकल अच्छी समझ रखते हैं और राजनीति की अच्छी पकड़ है, नब्ज को टटोलने में माहिर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सर, किस तरह से देखते हैं छिंदवाड़ा सीट को? नकुलनाथ का नामांकन भरवाने के लिए कमलनाथ वहां पहुंचते हैं, आज पूरा मीडिया वहां पर इकट्ठा हुआ है, प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है, लेकिन अगर हम नब्ज टटोलने की कोशिश करें तो ये मॉडल, जो छिंदवाड़ा मॉडल, जहां पर मुद्दे अभी भी है, रोजगार का मुद्दा है, कितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उसके बावजूद भी लोग पलायन कर रहे हैं, नत्थन शाह क्या वाकई कैंडिडेट या बलि का बकरा? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट उतारती है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है। छिंदवाड़ा के मामले में भी हम यही कह सकते हैं, बीजेपी क्योंकि अभी तक इस सामान्य सीट पे कई सारे सामान्य चेहरों को उतार चुकी थी। पूर्व में भी हमने देखा, चाहे वो मारुत राव खबसे हो, चाहे चौधरी चंद्रभान सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, एक बार सुंदरलाल पटवा ने जरूर 1997 में जीत हासिल की थी, इसके बाद से लगातार कांग्रेस जीतती रही है। सबसे बड़ी इस सीट की खासियत यह है कि 1977 की जो जनता लहर थी, जिसमें इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे, उस चुनाव में भी कांग्रेस ने सीट पे अपना कब्जा बरकरार रखा था। यानी हम मान सकते हैं कि सीट कांग्रेस का कितना बड़ा गढ़ है। दूसरी अगर बात की जाए नत्थन शाह की, तो वो जुन्नार देव से एक बार विधायक रह चुके हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव था
उसमें उनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन वो आदिवासी समुदाय से आए थे और बीजेपी ने इसी को फोकस में रखा है कि इस बार ना सही लेकिन अगली बार सही, कम से कम एक नई लीडरशिप डेवलप करने की बीजेपी ने वहाँ कोशिश की है। क्योंकि उनके जितने पुराने नेता, चाहे चौधरी चंद्रभान हो, चाहे नाना राव माहौड़ हो या दूसरे नेता हैं, वो सब एक तरह से उम्र के उस पड़ाव पे आ गए कि एक चुनाव बाद लगभग जो बीजेपी का अघोषित या घोषित क्राइटेरिया है उसके बाद वो चुनावी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बीजेपी ने यही स्थिति जो कमलनाथ के सामने उतारे हैं, नया चेहरा बंटी साहू, हालांकि वो कांग्रेस में थे पहले, वो कमलनाथ के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उस यूथ चेहरे को उन्होंने इस चुनाव मैदान में उतारा। एक कारण ये भी, एक तो युवा है, दूसरा साहू समाज के वोटरों को ध्यान रखा गया है। लेकिन कुल मिला के ये कि बीजेपी उतनी कड़ी चुनौती पेश नहीं कर पा रही है जैसा वो पिछले दावा किया था। पिछला जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसके लगभग 3 साल बाद, यानी अब से 2 साल पहले जब अमित शाह भोपाल में डेरा डाले थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी प्राथमिकता 29 सीटें जीतना है। उनमें से उन 3 सीटों को उन्होंने गिनाया था, खासतौर से छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी और झाबुआ संसदीय क्षेत्र। स्वतंत्र देव सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं और जिनको अभी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था, उनको उन तीनों सीटों का जिम्मा दिया गया था। वो लगातार कई बार उन्होंने प्रवास भी किया। लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि तीनों सीटों की अगर बात करें, अगर हम झाबुआ की बात करें, बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया, छिंदवाड़ा में घोषित हो गया है, और वो गुना ग्वालियर गुना संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार कर रहे थे। यानी कुल मिला के बीजेपी ने उतनी गंभीरता से इन चीजों को नहीं लिया है। डेवलपमेंट की बात करें तो पारुल, मैंने खुद वहां छिंदवाड़ा में रहा हूं, 4-5 दिन पहले प्रवास किया है। स्किल सेंटर के मामले में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नहीं, वो देश के नंबर 1 शहरों में उनको गिन सकते हैं हम छिंदवाड़ा को, जहाँ स्किल डेवलपमेंट की एक अच्छी सुविधा जुटाई गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम था 2014 से, लेकिन उसके कई साल पहले से कमलनाथ ने अपने क्षेत्र में, चाहे वो फुटवियर का क्षेत्र हो, चाहे वो कुकिंग का हो, या जेसीबी चलाना हो, या एसी की रिपेयरिंग हो, या कई सारे ट्रेड पे वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चल रही है और बड़े पैमाने पे युवाओं को ट्रेंड किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने भी जिसकी ओर ध्यान दिलाया कि एक लड़का जो फुटवियर का ट्रेनिंग लेता है, जूता बनाना सीख लेता है, एक डिजाइनर बन जाता है वो, लेकिन वो छिंदवाड़ा में उसके पास इतना स्कोप नहीं है कि वो जूते की फैक्ट्री डाल सके, तो वो या तो नागपुर जाता है, या तो मुंबई जाता है, या किसी बड़े शहर की ओर जाता है, करना ही पड़ता है। बिल्कुल। जेसीबी चालक की बात करें, अगर उसने जेसीबी चलाना सीख लिया तो प्रॉपर छिंदवाड़ा में कितनी जेसीबी होंगी, तो उसको पलायन करना पड़ेगा। एसी मैकेनिक, एसी हम सब जानते हैं कि गर्मी के दिनों में काम आता है, इसके बाद 4 महीने अगर मान लें तो बाकी 8 महीने, और छिंदवाड़ा जैसी छोटी जगह पे का रोजगार उसे नहीं, तो बिल्कुल वो उसको कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ता है। तो स्किल डेवलपमेंट आप ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रेंड आदमी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यही कुछ कमियां हैं जिसको लेकर मुझे लगता है भुनाने की पूरी सीट पर जो प्रत्याशी होंगे वो कोशिश करेंगे। लेकिन नकुलनाथ और कमलनाथ जो फैक्टर है, जाहिर सी बात है एक बड़ा नाम है कमलनाथ, नकुलनाथ उस क्षेत्र में, और अपने बेटे को उतारना, वंशवाद के आरोप तो पहले से ही पार्टी पर लग रहे हैं। लेकिन अगर मैं नत्थन शाह की बात समझने की कोशिश करूं, सर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अगर मैं गलत हूं तो ठीक कीजिएगा, इनके बारे में क्या माना जा रहा है कि वाकई इन्हें बीजेपी ने एक प्रत्याशी के तौर पर उतारा है जिनके सपोर्ट में कोई बड़ा नेता फिलहाल बयानबाजी या फिर किसी तरह की कोई दम भरते हुए नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ हम ये सीट जीतेंगे? ऐसे में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पूरे संघ परिवार की बैकिंग है, और एक तरह से जो जिस समुदाय से आते हैं, जिस आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनकी उस क्षेत्र में बहुतायत है। बीजेपी को ये लगता है कि उनके सहारे वो आसपास की सीट, क्योंकि जो पूरा महाकौशल है, अगर डिंडोरी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बैतूल हो, उस पूरे बेल्ट में बीजेपी फायदा लेना चाहती है। उनको ये पता है कि अगर नत्थन शाह को यहाँ से उतारा है तो बाकी जगह बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। तो एक तरह से उन्होंने आदिवासी बने गैर आदिवासी की लड़ाई बनाने की कोशिश की है, क्योंकि छिंदवाड़ा में आदिवासी वोटरों की संख्या भी काफी ज्यादा है और एक बड़ी आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। क्षेत्रफल काफी बिखरा हुआ, उधर नागपुर से सीमा लगती है। एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के पक्ष में ये है कि जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस लगातार आजादी के बाद से इक्का दुक्का बारी सीट से हारी है, और कमलनाथ के पहले जो गार्गी शंकर मिश्र थे, 3 बार वो लोकसभा का चुनाव वहां से जीते थे। जब भारी विरोध हुआ तो 1980 में दून स्कूल से पढ़े कमलनाथ को छिंदवाड़ा लाया गया था। संजय गांधी के वो दोस्त थे, और इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो खुद उनको लेकर आई थी और ये कहा था कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमोबेश आज जब नामांकन के समय हमने देखा कि कमलनाथ के साथ उनकी धर्मपत्नी थी, नकुलनाथ थे, और उसी अंदाज में कमलनाथ ने नकुलनाथ को प्रेजेंट किया छिंदवाड़ा में कि ये मैं अपना बेटा आपको सौंप रहा हूं। यानी कि जो बात इंदिरा गांधी ने 80 में कही थी, आज से 39 साल पहले, उस स्थिति में आज कमलनाथ ने खुद को रखा और बेटे
को कहा कि आप जनता की सेवा के लिए मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। तो यानी एक जो भावनात्मक लगाव है जो लगभग 4 दशक का पुराना हो चुका है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अब से मेरी विरासत बेटा संभालेगा, आपको इसको सपोर्ट करना है और जैसा डेवलपमेंट या विकास मैंने कराया है ये उसको आगे बढ़ाएगा। दूसरी एक प्लस पॉइंट ये कि लोगों को ये पता है कि पहले वो एक सांसद चुनते थे और उनको पता होता था कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो कमलनाथ केंद्रीय मंत्री बनेंगे, लेकिन उनको अब ये पता है कि हम मुख्यमंत्री जो बन चुके कमलनाथ, अब हमको उनको जिताना और उनके बेटे को जिताना। तो यानी कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए कई काम ऐसे होंगे जो वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए नहीं करा पाए, तो उन सबको उम्मीदें हैं कि चाहे वो सिंचाई की बात हो, खासतौर से छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी दिक्कत है सिंचाई और पेयजल की बात है, उसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब कमलनाथ चुनाव जीते थे और पहली बार छिंदवाड़ा गए थे, तब मैं भी अनादि टीम के साथ वहां मौजूद था, तब उस मंच से खुद कमलनाथ ने ये जानकारी दी थी। इसके अलावा जो सुखदेव पांसे सिंचाई मंत्री हैं, जल संसाधन, उन्होंने भी वादा किया था कि यहाँ डैम बनाए जाएंगे, नहर बनाई जाएंगी। तो लोगों को एक बड़ी उम्मीद है कि सड़कों का वहाँ जाल बिछ गया है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गए हैं, लेकिन जो एक बड़ी चीज है कि हाथ को काम और खेतों को पानी, ये दो बड़ी चीजें मुझे लगता है कि इसीलिए जनता को उम्मीद होगी कि अगर वो दोनों जीतते हैं तो इस काम को वो आगे बढ़ाएंगे और इसका फायदा पूरे जिले को मिलेगा। बिल्कुल, छिंदवाड़ा वैसे भी एक मॉडल की तरह सामने आ ही रहा है जब से कमलनाथ सीएम बने हैं, और उसके बाद मुझे लगता है अगर नकुलनाथ भी जीत जाते हैं तो ये दोनों ही पिता पुत्र की जोड़ी मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा में वाकई कमाल करने वाली है, जिस तरह से जनता ने भी उन्हें वोट देकर जिताने की कोशिश की है। यहाँ अगर मैं समझना चाहूँ, बीजेपी बहुत ही बैक मुझे लग रही है यहाँ पर, और किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार या फिर किसी तरह की कोई एक्टिविटी इस क्षेत्र से फिलहाल तो खबरों में हमने नहीं सुनी है। तो मनोज सर, क्या लगता है ये गिनती की सीटें वो वैसे ही छोड़ चुके हैं, बगैर लड़े ही हार मान चुके हैं, और हार गए हैं तो फिर लड़े ही क्यों? देखिए, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने तो अभी तक पूरी 29 कैंडिडेट भी घोषित नहीं किए हैं। जैसे हम भोपाल भी बात करें, इंदौर है, विदिशा है, गुना है, ऐसी कई सारी सीटें। लेकिन जो पहले फेज का चुनाव है 29 तारीख को मध्य प्रदेश में जो 6 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से जबलपुर भी एक है, छिंदवाड़ा है, मंडला है, शहडोल है, सीधी है। इन सीटों में से 3 सीटें ऐसी हाई प्रोफाइल है, हम 4 मान सकते हैं कि एक खासतौर से जैसे हम बात करें कि छिंदवाड़ा की कि कमलनाथ उपचुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, बेटे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सीधी की बात करें, अजय सिंह जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बड़े कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, पिछला चुनाव वो चुरूट से हार गए हैं, तो उनका भाग्य निर्भर है। इसके अलावा राकेश सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो जबलपुर से हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। तो यानी 6 में से 4 सीटें हाई प्रोफाइल है। अब जैसे जैसे आने वाले 2-4 दिनों में जब प्रचार बढ़ेगा और जैसे कि बीजेपी प्लान कर रही है कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की प्लानिंग की बात हो रही है कि या तो छिंदवाड़ा में या आसपास ऐसी जगह हो कि 3-4 क्षेत्रों को वो कवर करे। तो जैसा हमने पहले देखा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी 2 बार छिंदवाड़ा में उतरे थे, लेकिन वहां से हेलीकॉप्टर से पड़ोस की सीटों पे चले गए थे। लेकिन इस बार हो सकता है कि वो उन सीटों पर प्रचार करें। ऐसे में जब वो प्रचार शुरू करेंगे, जैसे बीजेपी ने आज ही और कांग्रेस दोनों ने अपनी जो स्टार कैंपेनरों की सूची है वो आज ही जारी की है दोनों पार्टियों ने, जिसमें तमाम बड़े नेताओं के नाम है। जैसे बीजेपी की लिस्ट की हम बात करें तो उसमें हेमा मालिनी का नाम है जो मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। कई सारे चेहरे, सुमित्रा महाजन को पहली बार स्टार प्रचारक बनाया गया है, वो लोकसभा स्पीकर हैं। तो जब ये स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू होंगे, बड़ी सभाएं होंगी, हो सकता है राहुल गांधी की बड़ी सभा हो, नरेंद्र मोदी प्रचार पे आए, तो जब वो चुनाव प्रचार उठान पर होगा तब मुद्दे निकल कर आएंगे। जैसे अभी बीजेपी के और कांग्रेस का पहला फोकस जो 2 दिन बाद पहले फेज का चुनाव होना उस पर है। मध्य प्रदेश में पहले फेज का चुनाव जरूर 29 तारीख को है, लेकिन पूरे देश के हिसाब से देखेंगे तो हम चौथे फेज में पहला फेज लड़ेंगे। तो जब नेता यहाँ पहुंचेंगे, जब चुनाव गर्म होगा, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव अधिकतम 15 दिन का होता है, इससे ज्यादा लंबा चुनाव खिंचता है तो या तो जनता बोर होती है या कार्यकर्ता घर बैठने लगते हैं। तो दोनों पार्टियां उसी प्लानिंग में, तो हम जैसे जैसे हम देखेंगे ये चुनाव उठेगा तो बिलो द बेल्ट जो भाषा का जो स्तर पिछले हमने चुनाव में देखा गिरता जा रहा है, हो सकता है हमको इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी जो चीजें पिछले चुनाव में भी हमने देखी हैं उसका कुछ ना कुछ मसाला इस चुनाव में तो निकलेगा ही। लेकिन एक चीज पर मैं जरूर और समझना चाहूंगी मनोज सर आपसे, ये जब सीएम कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, ये मुफीद समय था उनको नकुलनाथ की लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा जाए तो सक्रिय राजनीति में नकुलनाथ नहीं दिखाई दे रहे थे विधानसभा चुनाव तक भी। लेकिन जिस तरह से सीएम कमलनाथ अपनी कुर्सी संभाली है, पद संभाला है, नकुलनाथ की लॉन्चिंग मुझे लग रहा है ये बिल्कुल मुफीद समय है इस वक्त। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के सपोर्ट में कार्यकर्ता आएंगे, वही जो कार्यकर्ता है नकुलनाथ के सपोर्ट में आएंगे, तो मुझे लगता है निकल जाएगी ये सीट कांग्रेस के लिए।
हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से पारुल, क्योंकि आसान तो है, क्योंकि हालांकि चुनाव के बारे में पूर्वानुमान कई बार गलत भी साबित होते हैं, लेकिन इस बारे में हम आश्वस्त हो सकते हैं कि लगभग जो हम अगर मुकाबला देखेंगे तो वो बराबरी का तो नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस एज में है, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरी एक बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, और या अगर खास तौर से अगर वो किसी परिवार के किसी सदस्य की लॉन्चिंग करना चाहते हैं पॉलिटिकल, तो मुझे लगता है इससे बेहतर मंच कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री हो, 4 दशक का आपका उस संसदीय क्षेत्र से नाता है, एक एक गांव में एक एक आदमी आपको जानता है, या एक एक गांव का एक एक आदमी को आप जानते हो, तो 2 बड़ी चीजें होती है, लगातार वो प्रवास करते रहते हैं, पूरा समय देते हैं। भोपाल में भी हमने देखा जब से वो मुख्यमंत्री बने तो वल्लभ भवन के दरवाजे छिंदवाड़ा के लोगों के लिए तो विशेष तौर से खुले हुए हैं कि वो कभी भी किसी से वक्त मिल सकते हैं। बाकी लोगों के ऊपर भी बंदिश नहीं है, लेकिन उनके लिए एक समय नियत है, लेकिन छिंदवाड़ा के लिए एक नियत समय है। ऐसी स्थिति में नकुल नाथ के लिए सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि चुनाव के समय जब वो प्रचार में रहेंगे तो खुद पिता एक साये की तरह उनके साथ रहेंगे, तो एक सबसे बड़ा संबल ये होता है। बाकी नेताओं का हमने देखा कि कई सारे नेताओं ने अपने परिवारजनों की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की है, कुछ सफल हुए हैं। गौर साहब की पत्नी, माफ कीजिए बहू कृष्णा गौर सफल हुई है, लेकिन गौरीशंकर सेजवार के बेटे मुदित सेजवार को हार का सामना करना पड़ा है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे जीत गए हैं। रेणु के लिए जो जीतू पटवारी हैं वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। बाला बच्चन अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन निराशा हाथ लगी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की बात करें तो वो अपने बेटे अभिषेक के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे कई सारे हमने नेता देखे कि या तो उनके परिवार के लोग या तो चुनाव हार गए या टिकट नहीं मिला। लेकिन यह स्थिति इतनी मुफीद है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी आदमी के लिए, किसी भी नेता के लिए, कि ऐसा एक मंच मिला है कि जिसमें वो आश्वस्त हो सकते हैं कि जीत उनको मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ मनोज सर ये भी एक बात आती है, क्योंकि कमलनाथ के कदम छिंदवाड़ा में किस तरह से बढ़े और किस तरह से उन्होंने छिंदवाड़ा को उठाया है, ये पूरे शहर को, पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को अच्छे से जानकारी है, इसलिए उसे हम मॉडल भी कह रहे हैं। लेकिन क्या नकुलनाथ अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे चलेंगे और छिंदवाड़ा को और भी आगे बढ़ा पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप क्षेत्र के सांसद हैं और उस जगह को आपको रिप्रेजेंट करना, और अब वो तो लोकसभा में प्रेजेंट करना होगा, तो अब ऐसे में क्या नकुलनाथ उतने परिपक्व दिखाई दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर दोनों की तुलना करें तो हम कमलनाथ को एक वट वृक्ष कह सकते हैं, और अगर नकुलनाथ की बात करें तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि वो अंकुर हुआ है उनका अभी। तो वट वृक्ष की छाया में पनपना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब भी वो काम करेंगे, हम हर क्षेत्र का देख लें, चाहे हम राजनीति देख लें, चाहे हम फिल्म का देख लें, रंगमंच का देख लें, या किसी भी सेक्टर में देख लें, उद्योग की बात कर लें, कई सारे हम देख लें। अमिताभ बच्चन की तुलना, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन की तुलना होती थी। अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन घर बैठे हुए हैं। तो ऐसी कई सारी तुलना कई बार बेमानी होती, क्योंकि आपके सामने जो एक आइकॉन होता है वो इतना बड़ा उसका कद होता है। अगर कमलनाथ की हम बात करें, क्योंकि जितनी नकुलनाथ की अभी उम्र नहीं है, उतने साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कमलनाथ के साथ है। तो निश्चित रूप से जब तुलना होगी उनके भाषणों की, उनकी कार्यशैली की, उनके कामकाज की, उनके मॉडल की, तो वो कमलनाथ से होगी। तो जब कमलनाथ से तुलना होगी तो नकुलनाथ को अपनी लाइन बड़ी करना होगी, और वो लाइन बड़ी तब होगी, वो एकदम नहीं होगी। उसके लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से तुलना होगी तो ये किसी भी पिता के लिए गर्व का क्षण होता है, या किसी बेटे के लिए, कि उसकी कंपेयर उसके पिता से हो, या पिता के लिए तुलना ऐसी होगी उनके लिए गर्व का वेट कि उनके काम को उनका बेटा आगे बढ़ाए। बिल्कुल, यहाँ बीजेपी के माइनस पॉइंट तो सर साफ है, लेकिन कांग्रेस के लिए वो माइनस पॉइंट क्या और हो सकते हैं जिसको बीजेपी इस जगह पर पहुंचेगी और जोर शोर से उठाएगी? देखिए, निश्चित रूप से एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की कर्ज माफी का। दूसरा एक बात, जैसे हमने कहा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर काफी अच्छे हैं, लेकिन जो उद्योग की कमी है, सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन रेलवे के मामले में पिछड़ा हुआ है, हेल्थ के मामले में पिछड़ा हुआ। अभी मेडिकल कॉलेज में शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे ट्रीटमेंट की तलाश में या तो वो नागपुर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पर निकलकर बीजेपी उसको फोकस करेगी। एजुकेशन में, एजुकेशन के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बड़ा नहीं है वहाँ पे कि वहाँ अच्छी एजुकेशन के लिए हो सके, तो या तो वहाँ के छात्रों को जबलपुर जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है, या देश के किसी अन्य हिस्से में जाना पड़ता है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें कि जब छिंदवाड़ा विकास मॉडल की बात होगी तो इन चीज़ों पर भी चर्चा होगी। दूसरी एक बात है कि बीजेपी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी, छिंदवाड़ा में आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है, संघ का अपना एक नेटवर्क है, तो उनके सहारे वो गांव-गांव तक चीज पहुंचाएंगे कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का मुद्दा पूरा नहीं किया है। 55 लाख किसानों में से खुद कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, बाकी 30 का बाद में होगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं या जो कांग्रेस की घोषणा, उसको मुद्दा बनाएंगे। दूसरा, जो बीजेपी ने वादे किए हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो मिडिल क्लास के दुकानदार हैं या किसान हैं,
जिनको पेंशन का वादा किया गया है, या जो किसान जिनके खाते में साल के 6,000 रुपए दे जा रहे हैं, बिल्कुल, तो बीजेपी उसको अपनी बात पहुंचाने की बात करेगी, तो जो नीचे तक अपनी बात पहुंचा पाएगा, मुझे लगता है उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की, जहां एक तरफ नकुलनाथ दिखाई देंगे कमलनाथ के पुत्र, तो वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई देंगे नत्थन शाह। संघ की पसंद, संघ का अच्छा खासा यहां पर काम हम देख पाएंगे, किस तरह से वो मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ा फैक्टर नकुलनाथ के साथ जुड़ जाता है वो है कमलनाथ। खुद सीएम है, अब अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे अपने बेटे के लिए, तो जाहिर सी बात है ये प्लस पॉइंट और जीतने की थोड़ी सी चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में नत्थन शाह को आगे बढ़ाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर तो होगी ही, साथ ही चुनौती भी होगी कि आखिर वो ऐसा क्या कर दिखाएं जिससे छिंदवाड़ा में कम से कम मार्क्स अच्छे आ जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।